नमस्कार। आज हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, इनका हमारी जो नई शिक्षा नीति है इसका एजुकेशन सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भविष्य के लिए क्या चुनौतियां रहेगी, उसके बारे में हम आज देखेंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको जो इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन, नोट रंगन, यहाँ पर क्या है कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन जो चीफ थे इसरो के, उनके द्वारा एक गठन समिति का गठन किया गया और उसके आधार पर एक परफॉर्मा तैयार करके इन्होंने सरकार के लिए दिया और उसके आधार पर के कस्तूरी नंदन की सिफारिशों के आधार पर अच्छी तरह से शिक्षा नीति का जो मसौदा था वो तैयार करके सरकार को दिया गया। और हाल ही में 29 जुलाई 2020 को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं उसको हम 4 पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, शिक्षा नीति में सबसे पहले क्या परिवर्तन किया गया, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उसका नाम चेंज करके उसको अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। देखिए, इसका इतिहास जब 1968 में सर्वप्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। 1968 के बाद 1986 में जब प्रधानमंत्री अपने राजीव गांधी थे तो उनके द्वारा 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। और इससे पहले 1985 में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसे पहले शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था और 1985 में इसका नाम चेंज करके 1986 से अभी तक हम इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे। और पहली शिक्षा नीति 1968 में, फिर 1986 में राजीव गांधी के द्वारा इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके 1992 में इसे प्रस्तुत किया। उसके बाद लगभग 34 वर्षों के बाद अब नई राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार लेकर आई है। देख, तो पहला इसका सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है कि शिक्षा मंत्रालय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम चेंज करके उसको अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। जैसे राज्य में तो अपने जो शिक्षा मंत्री होता है उनको शिक्षा मंत्री के नाम से एजुकेशन डिपार्टमेंट को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं और पहले राज्य में केंद्र लेवल पर उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। पर अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर इसे भी किस नाम से जाना जाएगा, शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें मातृभाषा, दूसरा पॉइंट है मातृभाषा। मातृभाषा में क्या चेंज किया गया है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें मातृभाषा पर पूर्ण जोर दिया गया है और 5वीं कक्षा तक जो अध्ययन है वो मातृभाषा को प्राथमिकता दिया जाएगा और मातृभाषा के लिए संस्कृत विषय को विशेष तौर पर जो संस्कृत भाषा है अपनी संस्कृत भाषा को विकास करने के लिए, संस्कृत भाषा का विकास करने के लिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय हो या किसी भी प्रकार के मीडियम के लिए जो लैंग्वेज रहेगी वो संस्कृत लैंग्वेज में रहेगी। इसके बाद अगर तीसरा परिवर्तन देखें स्कूली शिक्षा में, जो बहुत ही क्रांतिकारी माना जा रहा है, स्कूली शिक्षा के लिए पहले अपने स्कूली शिक्षा में 10+2 का फॉर्मूला रहता था। क्या रहता था? 10+2। पहले 10th के बाद 11th और 12th अलग अलग सब्जेक्ट चूज करके विद्यार्थी आगे पढ़ते थे। पर अब 10+2 को हटा करके 5+3+3+4 इन नया फॉर्मूला लॉन्च किया है। अब ये बहुत सौ की समझ में नहीं आ रहा है कि सर 5+3+3+4 क्या है, कोई गणितीय टर्म तो नहीं है ना ये। तो इसको देखिए क्या है ये 5+3+3+4 4 स्तर है, अलग अलग नाम दिए गए हैं इनको। जैसे जो पहला है 5, इसका मतलब क्या है, इसे नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टैंड। इसको क्या नाम दिया गया है?
जो 5, 3, 3 और 4 है, इसे अलग अलग नाम से जाना गया है। ये फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज कहां से कहां तक रहेगी? ये रहेगी 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए रहेगी। प्रथम 3 वर्ष, जो प्रथम 3 वर्ष रहेंगे, प्रथम 3 वर्ष आंगनबाड़ी की तरह, या इसे हम प्री स्कूलिंग भी कह सकते हैं, प्री स्कूलिंग और प्लस क्या रहेगी? कक्षा फर्स्ट, कक्षा 1 और कक्षा 2। अगर इसे हम अपनी भाषा में देखें कि प्रथम 3 वर्ष आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग, जैसे अपन छोटे अपने बड़े जो भाई बहन है उनके साथ जब जाते हैं उंगली पकड़ के कि अभी विद्यार्थियों से स्कूल से जान पहचान तो हो जाएगी, तो उसको रूप दे दिया गया है प्रथम 3 वर्ष का प्री स्कूलिंग का, उसको नया रूप दे दिया गया है अब प्री स्कूलिंग का। जो प्रथम 5 वर्ष रहेगा वो फाउंडेशन स्टेज। जैसे अभी भी प्राइवेट निजी स्कूलों में तो LKG UKG से क्लासेज स्टार्ट होती है, पर सरकारी में क्या है, कक्षा 1 से क्लास स्टार्ट होती थी, उसको चेंज करके आंगनबाड़ी के द्वारा, जो पहले आंगनबाड़ी में केवल पोषण पर ध्यान दिया जाता था, अब वहां पर सिखाने पर भी जोर दिया जाएगा, उनको कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया 5 क्या है। अभी नेक्स्ट है 3। नेक्स्ट क्या है 3। अब जैसे पहला तो कौन सा स्तर हो गया? फाउंडेशन। दूसरा कौन सा रहेगा? प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। अभी प्रिपरेटरी स्टेज क्या है? ये तो आ गया होगा आपको 5 वर्ष का तो समझ में कि फाउंडेशन कोर्स क्या है। अब नेक्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें कहां तक के बच्चों के लिए रहेगा? ये 8 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 8 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए रहेगा प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए अध्ययन करवाया जाएगा, पहले की तरह ही। नेक्स्ट है 3। नेक्स्ट 3 का क्या मतलब है? जो नेक्स्ट 3 है इसे हम किस नाम से जानेंगे? जो नेक्स्ट 3 है, पहला तो कौन सा हो गया? फाउंडेशन स्टेज। दूसरा कौन सा हो गया? प्रिपरेटरी स्टेज। और तीसरा हो जाएगा मिडिल स्टेज। ये मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज, इसे क्या माना जाएगा? मिडिल स्टेज के नाम से जाना जाएगा। और मिडिल स्टेज में कहां से कहां तक के? तो 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए रहेगा ये। और कक्षा 6 से 8वीं तक मिडिल स्टेज के नाम से जाना जाएगा। और लास्ट जो है 4th, इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज, नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। जो पहले सीनियर सेकेंडरी रहता था, तो सीनियर सेकेंडरी को चेंज करके इसको नाम दे दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या है? 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए रहेगा, 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। और रहेगा कक्षा 9 से 12वीं कक्षा तक। इसमें क्या परिवर्तन किया गया है? और एक इम्पोर्टेंट ये है, जैसे पहले शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो रहता था, वो अब चेंज होकर 3 से 18 वर्ष तक का प्रावधान हो जाएगा। शीघ्र ही संशोधन करके ये लागू हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, 3 से पहले 6 से 14 रहता था, अब 3 से 18 वर्ष कर दिया जाएगा भविष्य में संशोधन करके। और जो सेकेंडरी स्टेज है, इसमें कक्षा 9 से 12 तक। आपको ये समझना होगा कि पहले विद्यार्थी 10th क्लास क्लियर करने के बाद सब्जेक्ट लेते थे, आर्ट्स, मैथ, साइंस वाला और कॉमर्स स्ट्रीम 3। अब क्या है, कक्षा 9 के बाद अगर कोई मैथमेटिक्स में जाना चाहता है तो मैथ के साथ अगर उसकी रुचि आर्ट्स के जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में अगर उसकी रुचि है तो वह इसके साथ क्या मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। मतलब उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी गई है। तो स्कूली शिक्षा का 5+3+3+4 फॉर्मूला क्या है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब 3 चीजें देखी हमने। शिक्षा मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में चेंज कर दिया। मातृभाषा संस्कृत पर विशेष जोर दिया जाएगा।
और स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 का फॉर्मूला लागू होगा। अब इसका उच्च शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है, अब देखते हैं उच्च शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। कल एक विद्यार्थी आ गया और वो पूछने लगा, कक्षा 10 का विद्यार्थी था, वो पूछ रहा था कि सर अब 10th बोर्ड होगा नहीं होगा। वो पूछने लगा कि सर 10th बोर्ड होगा नहीं होगा। तो उसने तो तैयारी करना ही छोड़ दिया कि हमारे तो बोर्ड होगा ही नहीं, तो पढ़ाई छोड़ दी, अब नहीं कर रहा मैं तो अभी तैयारी, मैं बोर्ड होगा ही नहीं, अब बोर्ड के लिए पढ़ रहा था वो तो आपसे कह दूं, जो 10th और 12th में अभी तो केवल मसौदा तैयार हुआ है, इसे पूर्ण रूप देने में तो अभी बहुत काफी 2-3 साल का समय लग जाएगा। आपको पता हो तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय रहता है शिक्षा। समवर्ती सूची में क्या रहता है, इस विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। जो समवर्ती सूची का विषय है, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। और अगर किसी विषय पर अगर मसौदा मतभेद हो जाते हैं, किसी भी विषय पर मतभेद हो जाते हैं, तो फिर प्राथमिकता केंद्र वाले को दी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो 10th 12th में वो निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें। उनके अभी बोर्ड एग्जाम ही होगा, बाद में भी बोर्ड एग्जाम होगा, पर बाद में क्या है, सेमेस्टर के अनुसार हो जाएंगे, वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक दोनों प्रकार के होंगे। अब हम सीखना है कि उच्च शिक्षा में इसका क्या प्रावधान किए गए हैं उच्च शिक्षा के लिए। तो उच्च शिक्षा के लिए अगर हम देखें कि अगर कोई विद्यार्थी 12th है और 12th के बाद अगर बीएड करना चाहता है, 12th के साथ अगर बीएड करना चाहता है, तो वह 4 वर्ष का पाठ्यक्रम लागू रहेगा उसके लिए। अगर 12th के बाद बीएड करना चाहता है तो 4 वर्ष का पाठ्यक्रम उसके लिए लागू रहेगा। और अगर स्नातक के बाद अगर बीएड करना चाहता है तो उसके लिए 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम लागू रहेगा। और अगर वो पीजी यानी कि परिस्नातक करना चाहता है और उसके बाद बीएड करना चाहता है तो 1 वर्ष का पाठ्यक्रम उसके लिए लागू रहेगा। तो क्या चेंज है कि 12th के बाद अगर बीएड, 12th के बाद उसको सोच दें कि हमें तो गुरुजी बनना है, मार साहब बनना है, तो क्या करेगा, 12th के बाद 4 वर्ष का बीएड कोर्स ले लेगा और बीएड की तैयारी करेगा। और अगर स्नातक के बाद करना चाहता है तो 2 वर्ष अलग से करना होगा। और अगर पीजी के बाद करना चाहता है बीएड तो 1 वर्ष का नेक्स्ट रहेगा। एक जो इसमें नया है वो क्या प्रावधान है कि जैसे कोई बीए या बीएससी 12th के बाद बीए या बीएससी करते हैं, तो अगर 1 वर्ष में स्नातक यानी कि यूजी को छोड़ता है, अगर 1 वर्ष स्नातक करके छोड़ता है तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। और अगर 1 वर्ष के बाद छोड़ता है तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद अगर 2 वर्ष के बाद वो, जैसे कोई विद्यार्थी बीए कर रहा है तो अभी तक तो क्या रूल था, अगर उसने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया तो कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पर अब नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि अगर आप जैसे 1 वर्ष के बाद ही बीए या बीएससी को छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष के बाद अगर छोड़ रहे हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। 2 वर्ष के बाद आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। दो वर्ष के बाद आपको डिप्लोमा। और अगर आप 3 वर्ष के बाद स्नातक कंप्लीट कर रहे हो तो अभी भी डिग्री दी जाती है, तो अभी भी क्या दिया जाएगा, बाद में भी डिग्री ही दी जाए। तो इसमें क्या नया हो गया कि अगर आप पहले वर्ष में स्नातक को छोड़ देते हो, यानी कि यूजी जैसे बीए कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में भी आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद ही सेकंड ईयर में प्रवेश लेते छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष के बाद छोड़ दो तो डिप्लोमा, और 3 वर्ष के बाद डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 वर्ष तक करते हो, 4 वर्ष के आपके लिए शोध के लिए अलग से दिया जाएगा, शोध के क्षेत्र में आप जा सकते हो। तो मेन रूप से जो शिक्षा नीति है
तो जो विद्यार्थी मेन पर्पज जो वीडियो बनाने का था कि बहुत से जो कक्षा 10 के विद्यार्थी या 12th के विद्यार्थी हैं वो ये मानकर बैठे हैं कि सर हमारे तो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। तो ये जो उनके मन में गलतफहमी है इसको निकाल दें। अभी 2-3 साल तक तो ये प्रक्रिया लगने में समय लगेगा। केंद्र सरकार फिर सुझाव ले सकती है। जैसे बहुत से अभी जैसे शिक्षण भर्तियों में इंटरव्यू के लिए कहा गया है कि इंटरव्यू के बाद फाइनल चयन किया जाएगा। तो उस पर भी अभी जब बीएड रे करते हैं तो वही इंटरव्यू दे ही देता है, क्योंकि फाइनल लेसन और वो जो टीचिंग मेथड के जो सेशन चलते हैं उसमें हो जाता है इंटरव्यू का मेथड। तो अभी समय लगेगा इसको। तो आप अभी मान के चलो 2-3 वर्ष, तो क्योंकि पूरे हर राज्य में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू एक समान। और अभी ये भी कहा गया है कि जो जीडीपी है, जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा शिक्षा पर दिया जाएगा। अभी 4.43% है, बाद में इसको बढ़ाकर 6% किया जाएगा। और जो अभी ड्रॉप आउट हो चुके हैं विद्यार्थी, ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की जो लगभग 2 करोड़ है, तो उनके लिए भी नई शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी, को खोले जाएंगे। तो विद्यार्थियों से यही है कि अभी अपनी तैयारी जारी रखें। जो बोर्ड एग्जाम है वह निश्चित समय पर जो पुराना पैटर्न है अभी वही चलेगा। इसको पूर्ण रूप से लागू होने में अभी 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है। तो अपनी तैयारी यथावत रखें। आशा करता हूँ आपको जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छी तरह समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।